हाय दोस्तों, मैं आज हाजिर हूँ एक और अपनी कहानी लेकर जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें लव, मनी और जस्टिस को दिखाया गया है। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं हम वेनिस के एक बहुत वैभवशाली नगर से। तो वेनिस नाम का एक बहुत वैभवशाली नगर है। उसमें एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता है। वह बहुत दयालु और धनी है। वेनिस के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। एंटोनियो का मसालों का व्यापार है। उसके पास कई बड़े बड़े जहाज हैं जो अलग अलग देशों में जाकर मसाले लेकर आते हैं। लेकिन उसके व्यापार को एक खतरा है कि कहीं उसकी जहाज समुद्र में न डूब जाए। वैशेनियो भी वेनिस का एक अच्छा व्यक्ति है। वह एंटोनियो का घनिष्ठ मित्र है। वह एंटोनियो से पहले भी कई बार पैसे उधार ले चुका है, लेकिन इस बार उसे पैसों की फिर से जरूरत है। वह बहुत भाग्यशाली है कि एंटोनियो जैसा उसका मित्र है। वेसेनियो एक बहुत सुंदर और खर्चीला आदमी है। उसे अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए ताकि वह कुछ अच्छे कपड़े पहन सके और अपने आप को अमीर दिखाकर पोर्शिया के स्वयंवर में जा सके। एंटोनियो के पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि उसने अपना सारा धन अपने जहाजों में इन्वेस्ट कर दिया गया है। लेकिन वह अपने मित्र को आश्वासन देता है कि वह किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम करके उसे जरूर देगा। जहाज वापस लौटने पर मैं उसके पैसे समय पर वापस कर दूंगा। वेनिस में शाइलॉक नाम का एक आदमी है जो लोगों को पैसे उधार देता है। वे दोनों उसके पास जाते हैं और 3000 डुकेट्स यानी रुपए मांगते हैं। शाइलॉक उन लोगों से बहुत ही ज्यादा ब्याज मांगता है। ये सुनकर एंटोनियो उसे बहुत बुरा भला कहता है कि तुम लोगों से इतना ब्याज वसूल करते हो। ऐसा सुनकर शाइलॉक एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हें 90 दिन के लिए पैसे बिना ब्याज के उधार दूंगा, लेकिन यदि तुम समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। बेसेनियो इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एंटोनियो को अपने जहाजों पर पूरा विश्वास है कि वह उसके पैसे समय पर लौटा देगा, इसलिए वह इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पैसे मिलने के बाद बेसेनियो अपने एक मित्र ग्रेशियनियो के साथ बेल्ट माउंट चला गया है, जहां पर पोर्शिया रहती है। पोर्शिया एक राजकुमारी है। दूसरी तरफ पोर्शिया अपनी नौकरानी नेरेसा के साथ अपना दुख व्यक्त कर रही है कि उसके पिता ने जो शर्त रखी है कि पोर्शिया से सिर्फ वही व्यक्ति शादी कर सकता है जो इन 3 छोटे संदूकों में से सही संदूक को चुनेगा। वही इंसान पोर्शिया से शादी कर सकता है। इसीलिए पोर्शिया थोड़ा दुखी है क्योंकि लोग इस पहेली का उत्तर देने में फेल हो रहे हैं। वह 3 छोटे संदूक, एक जिसमें से एक सोने का है और एक चांदी का है और एक लेड का है, वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मोरक्को के राजकुमार आते हैं, लेकिन पोर्शिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। कौन? पोर्शिया उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि पोर्शिया उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही काला है और अजीब सा दिखाई पड़ता है। लेकिन मोरक्को के राजकुमार ये भी कहते हैं कि यदि वह पोर्शिया से शादी नहीं कर पाए तो वह कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन शर्त के हिसाब से यदि उन्होंने सही संदूक को चुना तो पोर्शिया को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन वह सही संदूक को चुनने में असमर्थ रहता है और वह सोने का संदूक चुन लेता है जो पोर्शिया से शादी करने के लिए सही संदूक नहीं है। इसीलिए उन्हें वहां से जाना पड़ता है और फिर एरागोन के राजकुमार आते हैं और वह भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वह भी गलत संदूक को चुन लेते हैं। वह चांदी का संदूक चुनते हैं जो कि गलत संदूक है, इसीलिए उन्हें भी वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद वैशेनियो अपनी किस्मत आजमाते हैं। वैशेनियो को देखकर पोर्शिया भी उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वैशेनियो भी गलत संदूक को ना चुन ले। लेकिन वैशेनियो सही संदूक को चुनता है और वह दोनों खुशी के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ वैशेनियो का दोस्त ग्रेशियनियो पोर्शिया की नेरेसा से
साथ प्यार में पड़ जाता है। यानी जो वैश्यनियों का दोस्त ग्रेशेनियो है वो पोर्शिया की जो नेरेशा है, जो मैड है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और वह भी उससे शादी कर लेता है। पोर्शिया और नेरेशा दोनों अपने पतियों को एक सोने की अंगूठी देती हैं और उसे कभी अपने आप से कभी ना अलग करने का आश्वासन लेती हैं। इसी बीच एंटोनियो के पास एक खबर आती है कि उसके सारे जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं, इसलिए वह सालौक के पैसे समय पर नहीं लौटा सकता। लेकिन शर्त के मुताबिक एंटोनियो को समय पर पैसे न लौटा आने पर अपने शरीर से 1 पाउंड मांस देना है। इसकी सूचना एंटोनियो के मित्र वैशनियो को देता है। वैशनियो को जब ये पता चलता है तो वह बहुत ही जल्दी पोर्शिया से पैसे लेकर वेनिस लौट आता है, लेकिन तब तक साइलॉक एंटोनियो को अदालत में घसीट लेता है और अपने शर्त को बताता है कि मुझे 90 दिन में पैसे वापस मिलने थे। शर्त के मुताबिक यदि 90 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। लेकिन वैशनियो वहां पहुंच जाता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो साइलॉक है ये अपना पुराना दुश्मन मानता है, किसको? एंटोनियो को, और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे ब्याज समेत दे दूंगा। कौन कहता है? वैशनियो कहता है यदि तुम चाहते हो तो मैं उससे ज्यादा भी तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन मेरे मित्र एंटोनियो को जाने दो। लेकिन साइलॉक मना कर देता है। वह कहता है मुझे शर्त के हिसाब से 1 पाउंड मांस ही चाहिए। जैसे ही साइलॉक अपनी तलवार उठाता है एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक वकील ब्लात्जर वहां आता है और उससे रोकता है। वह वकील एंटोनियो की तरफ से बोलता है कि कोई भी वेनिस का आदमी दूसरे वेनिस के आदमी का खून नहीं निकाल सकता। इस पर साइलॉक कहता है कि लेकिन शर्त के मुताबिक मुझे 1 पाउंड मांस लेना है और कुछ नहीं। तो वकील इस पर कहता है कि ठीक है, यदि तुम 1 पाउंड मांस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन खून का एक भी बूंद, एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। साइलॉक इस पर डर जाता है। अब वह खुद भी फंस जाता है कि बिना शरीर से खून निकाले वह कैसे मांस ले सकता है। अब वह वैशनियों से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वकील ये भी मना कर देता है कि तुमने ये पहले ही मना कर दिया है, तुम्हें 1 पाउंड मांस ही लेना होगा, वह भी खून की बिना एक भी बूंद निकाले। इस पर साइलॉक कहता है कि मुझे अब 1 पाउंड मांस भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसे चाहिए, मुझे बस यहां से जाने दो। लेकिन उसे वहां पकड़ लिया जाता है कि उसने एक वेनिस के आदमी को मारने की कोशिश की है। अब निर्णय आता है कि साइलॉक को अपनी आधी संपत्ति वेनिस के नाम करनी होगी, यानी एंटोनियो के नाम, वो वेनिस शहर के नाम करनी होगी, यानी राज्य के, और आधी संपत्ति एंटोनियो के नाम करनी होगी। लेकिन एंटोनियो उस पर दया दिखाते हुए कहता है कि मुझे साइलॉक की संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन वह क्रिश्चियनिटी को बहुत बुरा कहता है, इसीलिए उसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और अपनी आधी संपत्ति उसे अपनी बेटी के नाम करनी होगी। साइलॉक इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद वकील और क्लर्क दोनों अपने घर जाने लगते हैं तो एंटोनियो वैशनियो से कहता है कि वकील साहब को इनाम में कुछ देना चाहिए, उन्होंने तुम्हारे मित्र की जान बचाई है। तो वह दोनों वकील के पास जाते हैं और वकील को कुछ मांगने के लिए कहते हैं। पहले तो वकील मना कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के बार बार कहने से वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक ये सोने की अंगूठी चाहिए, लेकिन वैशनियो इसे देने से मना कर देता है क्योंकि वह उसके प्यार की निशानी है। लेकिन एंटोनियो के कहने पर वह दे देता है कि उसके मित्र की जान बचाई है और वकील सोने की अंगूठी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दोस्त के खातिर सोने की अंगूठी उसने दे दी, यानी प्यार की निशानी उसे दे दी। वह दोनों बेलमाउंट जाते हैं। जब वैशनियो बेलमाउंट में पहुंचता है तो उसकी पत्नी पोर्शिया उससे पूछती है कि उसकी दी हुई अंगूठी कहाँ है, तो वह बहुत घबरा जाता है उसके घबराई हुई दशा को देखकर, और पोर्शिया उससे कहती है कि वह वकील का वेश बनाकर वह खुद ही वहां गई थी और क्लर्क के वेश में जो थी वो मेरी सेविका न्यायिशा थी, इसीलिए वह सोने की अंगूठी भी मेरे पास है। वैशनियो बहुत खुश होता है कि तुमने मेरे मित्र की जान बचाई। इसके बाद ये कहानी का अंत खुशी खुशी यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, इसके लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ये सब तक पहुंचे। और इसी के साथ हम
जय हिंद, जय भारत।